गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है वायर रोप्स। ये आपको आपके नोट्स में पेज 109 में दिखेगा और इससे रिलेटेड जो डाटाज हैं वो आपके डाटा बुक में चैप्टर नंबर 27 में बहुत पीछे है, वहाँ पर है ना एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में आपको दिखेगा वायर रोप्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोप ड्राइव्स की, मतलब जिसकी मदद से हम रोप की मदद से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, है ना। आपको एक बहुत जनरल आपको देखने मिलेगा, जो हम कुएं से पानी निकालते हैं, है ना, उसमें हम रोप का यूज़ करते हैं। बस वो रोप और यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें बस ये डिफरेंस है कि वो जो आपका रोप है उसका जो मटेरियल है वो जनरली जूट का बना रहता है, लेकिन हम जो यहाँ पर वायर रोप्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली पावर ट्रांसमिट करने काम आता है हैवी लोड के कारण, वो आपका मेटल का बना रहता है, स्टील वायर का बना रहता है, इसलिए उसको नाम दिया गया वायर रोप्स। और बेसिकली वायर रोप्स यूज़ होते हैं आपके आप देखेंगे नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है तीन चीज़ों के, हॉइस्टिंग, हॉयलेज और मटेरियल हैंडलिंग में। हॉइस्टिंग का मतलब है किसी भी लोड को आपको लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है ना, उसको हम बोलते हैं हॉइस्टिंग। उसके बाद हॉलेज होता है अगर आपको किसी लोड को सस्पेंड करके रखना है ना। और तीसरा आपका मटेरियल हैंडलिंग में, अब अगर आपको मटेरियल को इधर से उधर ले जाना है, तो बेसिकली इनके जो इक्विपमेंट्स है जिसमें रोप ड्राइव यूज़ करके पावर ट्रांसमिट की जाती है या रोप ड्राइव की मदद से आपका लोड कैरी किया जाता है, तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स आपको सबसे बेसिक दिखेगा आपको क्रेन्स में, जहाँ पर बहुत सारे वायर्स रहते हैं और लोड को हॉइस्ट भी किया जाता है, हॉलेज भी किया जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता है, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग के भी काम आता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी देखने की, जैसे कि आप जब बिल्डिंग कोई बनती है, बहुत हम स्काई स्क्रैपर की बात करते हैं, वहाँ पर आपको अगर जो आपको कंक्रीट का जो मटेरियल है अगर वो आपको ऊपर पहुँचाना है ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये कहीं दिख जाता है, कहीं ऊंचे कहीं कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट रहती है, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम मैकेनिज्म लगाया जाता है जहाँ पर रोप ड्राइव रहता है, नीचे ट्रे रहता है जिसमें सारा मिक्सचर रखा जाता है और उसके बाद उसको ऑपरेट करके उसको ऊपर पहुँचाया जाता है, तो वो भी रोप ड्राइव पे ही चलता है। और सबसे बेसिक चीज़ आपको देखने मिलेगी आपको लिफ्ट्स में, है ना, इनको हम एलिवेटर्स बोलते हैं। एलिवेटर्स भी पूरे रोप ड्राइव पे ही काम करते हैं। आप देखेंगे कि उसको वो भी सस्पेंड करता है, हॉलेज करता है ना, और ये ऊपर नीचे जाता है जिस तरीके से। अगर उसका कहीं ऊपर पोर्शन देखेंगे तो बहुत सारे इसमें वायर्स रहते हैं, है ना, वो पास होते हुए जाते हैं, मोटर से कनेक्ट रहते हैं, मोटर ऑन करते हैं तो चलता है। इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि ये वायर रोप्स हमेशा किसी के ऊपर से होते हुए जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि बेल्ट हमेशा पुल्लीज के ऊपर में जाता है ना। यहाँ पर भी वायर रोप जिनके ऊपर से जाते हैं, हम लोग बहुत जनरल भाषा में उसको पुल्लीज बोलते हैं, है ना, जबकि असल में उनका टेक्निकल नेम पुल्लीज नहीं है, उनको हम शीव बोलते हैं। इनका SHEAV, ये शीव रहता है। ये देखने में बहुत हद तक वी ग्रूव पुल्ली जैसा रहता है, लेकिन हमने देखा था कि वी ग्रूव पुल्ली में जो आपका जो वी ग्रूव बना था उसका शेप ट्रेपेजियम को फिट करने के हिसाब से ही बना था, लेकिन यहाँ पर हम अगर शीव की बात करें तो ये भी पुल्ली जैसा ही दिखता है, लेकिन हम उसको शीव बोलेंगे। इसको रोप को हैंडल करना, और रोप का क्रॉस सेक्शन जनरली सर्कुलर रहता है, इसलिए जो शीव आपको कुछ दिखेगा ये कुछ इस टाइप से दिखेगा ऐसा। ये उस पुल्ली का जो शेप है ये कुछ इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर ये चीज नीचे में राउंड रहेगी, आपने देखा था, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वी ग्रूव पुल्ली में हमने देखा था ये ऐसे स्ट्रेट था, इसमें ट्रेपेजियम क्रॉस सेक्शन वी बेल्ट आपका आके फंस जाता है ऐसा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एक रोप डालना है, इसके ऊपर से रोप जाना है, तो इसलिए ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो साइज का आपका रोप रहता है उसी हिसाब से ही रहता है ये, तो यहाँ पर आपका वायर रोप आ जाता है इस तरीके से ऐसा। तो इस चीज को बोला जाता है शीव। तो ध्यान रखेंगे ये पुल्लीज हम जनरली यूज करते हैं, असल में रोप ड्राइव कहीं और यूज हो रहा है, चाहे वो एलिवेटर्स में हो चाहे क्रेन्स में हो, वहां पर ये जो आपका सर्कुलर चीज है जिसपे आपका रोप माउंट रहता है इसको हम शीव बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रोप ड्राइव यूज होता है। अब रोप ड्राइव के कुछ बेसिक एडवांटेजेस आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, है ना, कि रोप ड्राइव्स क्या यूज करते हैं। जिसमें पहला लिखा हुआ है हाई स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो। इसका मतलब रोप का खुद का अगर आप वजन देखें तो बहुत ही कम रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। हम वायर उसकी बात करें, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये लिफ्ट्स में देखने मिलता है, क्रेन्स में देखने मिलता है, हम रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं उसमें भी बहुत देखने मिलता है। जैसे जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, है ना, उसमें आप देखेंगे बहुत ही पतले से जो मिलिट्री यूज़ करती है या पैरामिलिट्री फोर्सेज जो यूज़ करते हैं, उनको आप देखेंगे कि बहुत ही पतला रहता है वायर का डायमीटर, वो देखने में बहुत ना के बराबर दिखता है, लेकिन वो बहुत अधिक से अधिक वजन उठा सकता है।
ट्रैकिंग्स में जो यूज़ होता है वायर्स, है ना, वो भी इसी टाइप के बने रहते हैं। तो इनका जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है और वेट बहुत कम रहता है, इसलिए स्ट्रेंथ टू जो वेट रेशियो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। सेकंड आपको दिया साइलेंट ऑपरेशन इवन एट हाई वेलोसिटीज, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जैसे चेन में बहुत सारे लिंक थे तो मूविंग पार्ट नहीं रहता है, तो बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है। तीसरा चीज था ग्रेटर रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ मेटल का यूज कर रहे हैं हम, है ना, और इनको जिस टाइप के इनको कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके हिसाब से इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि इनका फेल होना, रोप का टूटना आपको बहुत कम ही देखने मिलता है ना, एक एज के बाद ही उसको देखने मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसा कोई सडन आपको इसमें कोई फेलियर नहीं दिखेगा रोप ड्राइव्स में, है। नेक्स्ट आपका है रोप का जो कंस्ट्रक्शन है ना, बेसिक एक रोप का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर, और ये जो डायग्राम नोट्स में बना है ये आपके डाटा बुक में भी है, चैप्टर 27.4 देखेंगे, चैप्टर 27 में 4th पेज में आपको दिखेगा वायर रोप्स का, है ना, स्टील वायर रोप्स का जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली देखेंगे। तो इसको मैं अगर बनाऊं तो इसको मैं एनलार्ज करके बना रहा हूं, ये बेसिकली है आपका डायमीटर ऑफ रोप, इसको बहुत एनलार्ज करके बनाया जा रहा है ना, ये है आपका, इसलिए इसको डिनोट करते हैं डी आर से, स्मॉल डी आर से, दैट इज डायमीटर ऑफ रोप। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ना अलग अलग टाइप के स्ट्रैंड्स रहते हैं, और बेसिकली इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स, और ये 6 स्ट्रैंड्स जनरली डले रहते हैं इसमें ऐसे। इस टाइप के ऐसे 6 स्ट्रैंड्स रहते हैं, और इन 6 स्ट्रैंड से अंदर में वायर्स रहते हैं, स्टील वायर्स ऐसे, और ये भी जनरली 6 रहते हैं। अब इस टाइप का दिखेगा, तो बेसिकली वायर जो एक सिंगल वायर होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टील वायर से बनता है। अब ये आपको जो दिख रहा है ये एक इंडिविजुअल स्टील वायर है ना, ये 1 mm 2 mm का हो सकता है ये कोई वायर, है ना, तो ये इंडिविजुअल स्टील वायर है। सबसे पहला चीज करते हैं, अगर वायर रोप को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल रोप्स का एक गुच्छा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि आपको एक सेंटर में एक इंडिविजुअल वायर रोप रखना है, और उसके अगल बगल 6 है, मतलब टोटल 7 स्टील वायर रोप्स इसमें आपको दिख रहे होंगे, है ना, और इनको ट्विस्ट करना है आपस में। आपने बीचों बीच एक रख दिया, इसके अगल बगल में 6 जमा दिया, अब इनको आपस में ट्विस्टिंग करनी है। जैसे आपका ट्विस्टिंग कंप्लीट हो जाता है ना, ताकि वो आपस में सब कनेक्ट होके अच्छे से स्ट्रेंथ बनाए, तो हमको इसको ट्विस्ट करना पड़ता है। तो हम अगर इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये आपका एक सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम स्ट्रैंड, और ये आपका इंडिविजुअल स्टील वायर है जिसका एक डायमीटर होता है जिसको हम बोलेंगे DW। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पर आपको 2 डायमीटर्स देखने मिलेंगे, एक रहेगा आपका डायमीटर ऑफ रोप और एक रहेगा आपको डायमीटर ऑफ स्टील वायर, इसलिए DW है वायर के लिए, R है रोप के लिए, ध्यान रखेंगे, है ना। तो वायर्स को एक सिंगल वायर सेंटर में रहेगा, इसके अगल बगल 6 वायर्स रहेंगे, इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे तो ये बन जाता है एक स्ट्रैंड। अब आपको ऐसे ही यूजुअली 6 स्ट्रैंड्स लेने पड़ते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, और सेंटर में आपको एक कोर डालना पड़ता है, इसको बोलते हैं कोर, और उसके बाद फिर से आपको एक दोबारा फिर से ट्विस्ट करना पड़ेगा इन स्ट्रैंड्स को आपस में, तब जाके आपका जो बन जाएगा वो है ये रोप। तो इस तरीके से 2 बार ट्विस्ट करना पड़ता है, एक बार इंडिविजुअल स्टील वायर्स को आपस में ट्विस्ट करके आप स्ट्रैंड बनाएंगे, और ऐसे 6 स्ट्रैंड्स लेके बीच में एक कोर लेके आप, है ना, उसको वापस फिर से दोबारा ट्विस्ट करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका रोप। तो ये 2 बार ट्विस्ट होके आपका ये रोप ड्राइव मिलता है, और इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें जो वायर्स है ये आपको दिख रहा है, ये 7 वायर्स हैं, और ये यहाँ पर आपका 6 स्ट्रैंड्स हैं, इस टाइप का आपको दिखेगा, है ना। ये जो बेसिकली कोर है ये 3 चीजों का हो सकता है, ये आपके वहां पर डाटा बुक में भी दिया हुआ है ना, या तो ये आपका फाइबर का हो सकता है, जिसमें बेसिकली जूट कॉटन ये सब चीज यूज करते हैं, जो फाइबरस मटेरियल होते हैं उसका हो सकता है ना,
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वायर को लोड झेलना है ना, ये बाद में जैसे क्रेन्स में या लिफ्ट में बहुत ज़्यादा इसको लोड झेलना रहता है और बहुत ज़्यादा क्रशिंग होती है, वहाँ पर ये मेटल का कोर यूज़ करते हैं, स्टील का कोर यूज़ करते हैं, है ना। ये स्टील का कोर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा आपको जो खाली जगह दिख रहा है ये स्टील का है, ऐसे ही आपको एक लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का ऐसी स्टील का वायर्स बना लिया जाता है ना, जो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का रहता है, ताकि अगर वो कुछ क्रशिंग हो तो वो एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा सा वो एक्सपांड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इस तरीके से। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का आपको इसी टाइप का ऐसे करके इसका आपको डाटा बुक में डायग्राम भी दिखेगा और उसको डाला जाता है। या कुछ जगह पे प्लास्टिक यूज करते हैं और भी सिंथेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं इस कोर को बनाने के लिए। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो 6 स्ट्रैंड से आती है और सेंट्रल कोर आपका किसी भी दूसरे मटेरियल का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको वो रोप कहाँ लगने वाला है और किस टाइप का लोड उसको झेलना है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है आपका इस वायर रोप का। ये आपका 27.4 में दिया भी हुआ है ना। अब इनका जो डेजिग्नेशन है, नाम रखने का जो तरीका है ना, कि कोई भी अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो अगर आप वायर रोप लेंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्रॉस नंबर ऑफ वायर्स इन ईच स्ट्रैंड। मतलब किसी भी वायर रोप को 2 नंबर से देते हैं, है ना। एक रहता है पहला आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड, और मैंने जैसे आपको बताया था ये बेसिकली नंबर ऑफ स्ट्रैंड 6 ही रहता है ना। और दूसरा रहता है कि हर स्ट्रैंड में कितने वायर है। तो आपको दिख रहा है कि सेंटर में एक वायर है, उसके अगल बगल 6 वायर्स है, तो टोटल 7 वायर्स है। तो ये पहला वायर रो आपको मिल गया, ये हो 6 क्रॉस 7। लेकिन ब्रैकेट में ये वायर्स कैसे जमे हुए हैं उसके लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं 6/1। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल में एक सिंगल वायर है और उसके अगल बगल 6 वायर्स जमे हुए हैं और उसके बाद ट्विस्टिंग की गई है, तो इसलिए 7 को इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें एक और दूसरा आता है जो होता है 6x19। मतलब एक स्ट्रैंड में यहां 7 की जगह 19 वायर्स रहेंगे और आप इसी को ही आगे बढ़ा सकते हैं, आपको दिखेगा ये। तो ये होता है 12/6/1। अब अगर इसको आप समझ जाएंगे तो ये बस उसी का और हैवी रूप है ना, जिसमें आप सेंट्रल में पहले 1 रखेंगे, फिर उसके अगल बगल 6 रखेंगे और फिर उसके अगल बगल आप 12 वायर्स रखेंगे, तब जाके आप ट्विस्ट जब करेंगे तो आपको एक सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा। वैसे ही आपको ये डायग्राम्स कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, आगे आप पेज पलटाएंगे तो वैसे ही आता है 6x37। ये सबसे हैवी टाइप का वायर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको वायर दिख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड में 37 वायर्स हैं और ये भी ऐसे जमे रहते हैं 18, 12, 6, 1। ये सबसे हैवी वायर ये होता है। इस तो आपको दिख रहा होगा जिस टाइप से जितने ज्यादा वायर्स है उतना उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ते जाता है। तो ये आपका लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए, ये मीडियम ड्यूटी के लिए और ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए इन वायर्स का यूज करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिंगल वायर से ये काम चल जाता है, आपको फिर बहुत सारे वायर रोज भी लग सकते हैं। जैसा कि अगर आप क्रेन्स में देखें तो क्रेन्स में आपको नीचे में दिखेगा जहाँ हुक है तो वहां पर ऐसा आपको कुछ बॉक्स टाइप का दिखेगा जनरली, है ना, और जिसके नीचे ऐसा हुक लगा रहता है इस टाइप का। ये आपको कहीं मूवीज में देखने मिल जाता है कहीं, और यहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे कि ऐसे खूब सारे ऐसे वायर्स निकले रहते हैं ऐसे। ये सिंगल भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे टाइप का। तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी भी डिपेंड करता है। क्रेन में जनरली ऐसा कुछ रहता है, एक बॉक्स टाइप करता है, कनेक्टर रहता है जिसमें ये वायर्स जाते हैं। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि ये सिंगल वायर से काम चले, ये मोर देन 1 वायर्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन या लिफ्टिंग मैकेनिज्म के ऊपर में। तो इस तरीके से वायर का कंस्ट्रक्शन है, इसका आपका डायग्राम में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि वायर रोप्स में कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं, दैट इज स्ट्रेसेस इन वायर रोप्स। ये आपके नोट्स में दिखेगा। तो मैं यहां पर एक बना लेता हूं एक सिंपल डायग्राम जिसको स्ट्रेसेस को समझने में मदद होगी। कि हम यहां देख रहे हैं कि आपका मैंने जो रोप ड्राइव हम बना रहे हैं, ये रोप ड्राइव हमेशा एक शीव से होते हुए जाता है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये आपको दिखेगा। ये मैंने ऐसा कुछ बनाया है और यहां पर मैं एक लोड सस्पेंड कर देता हूं, है ना। ये लोड टंग रहा है, ये लोड को हम पी बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वायर रोप जा रहा है ऐसा कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम इस वायर रोप को यहां से खींचेंगे, शीफ के ऊपर में लपेटा हुआ वायर रोप यहां खींचेंगे, आपको ये लोड लिफ्ट करेगा। इसके बेसिस पे हम देखेंगे जनरली कोई भी रोप ड्राइव हमेशा शीफ से पास होते हुए जाता है।
तो इसमें सबसे जो खतरनाक स्ट्रेस होता है वो पहला स्ट्रेस होता है, वो होता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें कि वो यहाँ तक तो स्ट्रेट रहता है, पर जो सब जब भी इसके ऊपर से होते हुए जाएगा और लोड को कैरी करते हुए जाएगा तो ये यहाँ पर ये बेंड होगा। और चूंकि ये मेटल का बना हुआ है, पूरा वायर रोप्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेटल का बना हुआ है, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। तो उसके कारण से जो लोड जनरेट होगा, इसमें पहला आपका वही मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस व्हेन द रोप वाइंड्स राउंड द शीप। तो पहला आपका बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका शीप के ऊपर से जाता है, इसको अगर निकालना है तो सबसे पहले इंडिविजुअल वायर, मैंने बताया था कि जैसे आपका वायर रोप यहाँ पर दो डायमीटर यूज किए थे, एक DR और एक DW। ये इंडिविजुअल स्टील वायर का डायमीटर है जो बहुत कम रहता है, और ये पूरे रोप का डायमीटर है ना, जो पूरे वायर से उसके बाद ट्विस्टिंग, दो बार ट्विस्टिंग करके जो बनता है वो DR है। तो उसी बेस पे सबसे पहले हमको अगर बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालना है तो हम जानते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B, है ना, वो होता है MBY/I। ये सबसे जनरल फॉर्मूला होता है बेंडिंग स्ट्रेस का, है ना। लेकिन हम पे बात कर रहे हैं कि बेंडिंग वायर रोप इंडिविजुअल स्टील वायर से बना हुआ है, तो इंडिविजुअल स्टील वायर में ये Y की वैल्यू हो जाएगी DW/2। हम जानते हैं ये चीज, है ना, कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। ध्यान रखेंगे कि इंडिविजुअल वायर का हम निकाल रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये सिग्मा B की वैल्यू हो जाएगी MB/DW/2I। ऐसा कुछ दिखेगा आपको, बस को यहीं पर ऐसा छोड़ेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक कर्व इक्वेशन को यूज करेंगे, जो कि आपने मॉस में पढ़ा होगा, है ना, कि जो इलास्टिक कर्व इक्वेशन आपको मिलेगा कि MB/EI इक्वल्स टू 1/R। इस टाइप का इलास्टिक कर्व इक्वेशन मॉस में देखने मिलता है ना। इसमें जो आपका R है वो आपका रेडियस रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये शीव है, इसका जो डायमीटर है जनरली कैपिटल D से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका रेडियस को हम स्मॉल r अभी दिखा रहा है यहाँ पर। ये इलास्टिक कर्व इक्वेशन है, आप इसको कैपिटल R भी लिख सकते हैं। ये आपका R रहेगा, ये डायमीटर ऑफ शीव है। तो अगर इसको डायमीटर ऑफ शीव के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा, R होता है आपका D/2, तो ये आपको सिंप्लीफाई करके आएगा 2/D। और अगर E की वैल्यू को मैं यहाँ पर ले जाऊं तो ये फाइनली आएगा MB/I इक्वल्स टू ट्वाइस E/D। ये यहाँ पर इसलिए इसको ऐसा छोड़ा गया था क्योंकि आपको MB/I को रिप्लेस करना है ट्वाइस E/D से। अब इस इक्वेशन को आपको उठा के सिग्मा B में रखेंगे अगर यहाँ पर हम, तो ये MB/I की जगह ये आ जाएगा ट्वाइस E/DW/2D। तो यहाँ पर दिखेगा आपको ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपको सिग्मा B की वैल्यू मिलेगी E टाइम्स DW/D। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है ना, कि E इक्वल्स टू DW/D, वेयर E आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, और DW आपका रहता है डायमीटर ऑफ वायर, इंडिविजुअल वायर, स्टील वायर, और ये कैपिटल D है डायमीटर ऑफ शीव। इस तरीके से आपको दिख जाएगा ये। बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये अभी हम जितने भी स्ट्रेस के इक्वेशंस बना रहे हैं, ये कुछ भी आपको डाटा बुक में नहीं दिया। अगर इनके से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा कि कैसे स्ट्रेस के इक्वेशन बनते हैं। यहाँ पर अब ये सिग्मा B का जो फॉर्मूला आया है, यहाँ पर हम E की वैल्यू हम जनरली जानते हैं कि हमारा बेसिकली जो वायर रोप है वो स्टील मटेरियल का बना हुआ है, और स्टील के लिए जनरली हम कहीं जगह पे यूज करते हैं 2,05,000 ऐसा करके न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल होता है स्टील का, हम जनरली इसको यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है कि ये जो स्टील वायर है, एक तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो ये ट्विस्ट हो रहा है ना आपको, और ये भी दो बार ट्विस्ट हो रहा है, एक बार इंडिविजुअल वायर ट्विस्ट हो रहा है, एक बार आपका वायर रोप ट्विस्ट हो रहा है ना। तो ये ट्विस्टिंग कंडीशन के कारण ऊपर से ये उसका ट्विस्टेड कंडीशन में ये जा रहा है, ये सिंपल ऐसा नहीं जा रहा है, ट्विस्टेड कंडीशन में ही राउंड हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो इस कारण से इसकी जो इलास्टिसिटी है, मॉडुलस इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम ये सिंपल ये वाला नहीं ले सकते जो जनरली हम मेटल का लेते हैं। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा और इस E को रिप्लेस करने का ER से, इसलिए ये E रिप्लेस हो जाता है ER से। ये जैसे E होता है ये मॉडुलस ऑफ स्टील इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ER लिख दूं तो ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रोप हो जाएगा। यहाँ पर ये बस इक्वेशन को इससे यूज करना पड़ेगा ER से, और ER भी आपको अगर न्यूमेरिकल सुनाया तो आपको दिया रहेगा, नहीं तो कुछ केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ER की 3 वैल्यूज हो सकती हैं जो यहाँ नोट्स में दिया हुआ है, आपको दिखेगा पेज 110 पे। ये 6x7 के लिए है ना, ये होता है आपका 97,000,
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दिख रहा होगा ये बहुत कम हो गया है, 2,05,097,000 आ गया है ये, है ना। ये होता है 6x7 के लिए। उसके बाद 6x19 के लिए ये ER की वैल्यू है आपका 83,000 और 6x37 के लिए ER की वैल्यू 76,000। तो इस तरीके से आपको ये ER की वैल्यू फिक्स है। जिस टाइप का वायर रोप का न्यूमेरिकल आएगा उसमें हम ER की वैल्यू को यही रखेंगे, ये वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रोप की बात करेंगे वहां पर। तो ये एक बेंडिंग स्ट्रेस का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब इससे रिलेटेड हम जब भी बेंडिंग लोड की बात करें, है ना, जिसको अगर मैं PB बोलूं, ये बेंडिंग लोड है। तो लोड होता है, जैसे स्ट्रेस होता है आपका लोड अपॉन एरिया, तो लोड भी होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। तो इस तरीके से हमको जब न्यूमेरिकल बेंडिंग लोड की बात करेंगे तो बेंडिंग लोड होगा बेंडिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ रोप, है ना। तो यहां पर आपको ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहां डालना है, तो आपको बेंडिंग लोड मिल जाएगा कि कितना लोड जनरेट हो रहा है उस वायर रोप में। अब यहां पर एक और चीज गौर करने वाली है कि व्हाट इज द एरिया। यहां पर ये एरिया की वैल्यू क्या होगी। हमने जैसा कि रोप का कंस्ट्रक्शन देखा था, है ना, तो हमने देखा था ये आपका डायमीटर था और इसमें अलग अलग स्ट्रैंड्स थे, ऐसे 6 स्ट्रैंड्स थे और हर स्ट्रैंड में आपको ऐसे वायर्स दिख रहे थे इस टाइप से। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था, है ना। तो यहां पर जो ये एरिया की बात करते हैं, ये एरिया ऑफ रोप आपको दिखता होगा कि आप अगर इसको ऐसे देखें तो ये है आपका DR और वायर का जो वायर रोप है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो ये जनरली होना चाहिए, ये एरिया की बात करें तो π/4 DR स्क्वायर होना चाहिए, तो ये इजिली निकल जाता है। पर यहां पर ये जो एरिया है ये असल में होता है मेटालिक एरिया ऑफ द रोप। यहां पर एक कंप्लीट एरिया मिल रहा है और इस एरिया में आपको बहुत सारे वॉइड स्पेस दिखेंगे, खाली जगह दिखेगी, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है ना। ये बहुत सारा बीच में भी फाइबर कोर रहता है जिससे उसको भी काउंट नहीं करते हैं, है ना। और उसके बाद स्ट्रैंड्स के बीच में भी बहुत सारे गैप्स दिखेंगे और इंडिविजुअल स्ट्रैंड में भी आपको बहुत सारे गैप्स दिखेंगे। ये गैप्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इसलिए जो मेटालिक एरिया जिसमें मतलब जितना में मेटल है, आपको ये एक एक मेटल का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट तरीके से हम A की वैल्यू लेते हैं, है ना। इसका हाफ जो भी है, इसका हाफ मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 1/2, जो भी हम π/4 DR स्क्वायर कर रहे थे उसका हाफ। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा π/8 इक्वल्स टू π/8 DR स्क्वायर। और ये π/8 को आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.39 DR स्क्वायर, जिसको हम राउंड फिगर में लेंगे 0.4 DR स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, ये मेटालिक एरिया ऑफ रोप है, ये कंप्लीट एरिया ऑफ रोप नहीं है। मेटल जितने मतलब जितना एरिया में आपका सिर्फ मेटल रहेगा, ये खाली स्पेसेस को हम निकाल देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके से हाफ एरिया ऑफ रोप हो जाता है अप्रोक्सीमेट, है ना। और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 के आसपास इस एरिया को लेना है। तो एक लोड आपका, एक स्ट्रेस आपका ये हो जाता है जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो आ रहा है, और ये बेंडिंग लोड जनरेट हो रहा है। सेकेंड हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जो सबसे बेसिकली किसी से अगर पूछे तो आपको सबसे पहला देखने मिलेगा कि अगर किसी वायर रोप में हम लोड लटका रहे हैं तो सबसे बेसिक स्ट्रेस उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो इस लोड के कारण होगा और एक और चीज के कारण होगा, ये मैं बोल रहा हूं W। ये दो चीज है, क्योंकि ये लोड को हम P दे रहे हैं, जिस लोड को उठाना है वो लोड P है, और ये W है वेट ऑफ द रोप। रोप का खुद का वजन भी उसको उठाना रहता है ना, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। और अगर ऐसे 5, 6 या 8, 10 रोप्स हैं तो ये बहुत भारी हो जाते हैं। तो रोप ड्राइव में रोप का भी वजन उठता है और साथ में आपका जो लोड है वो भी उठता है, इसलिए हमको दोनों को कंसिडर करते हुए चलना है। तो ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू लोड लिफ्टेड, है ना, एंड द वेट ऑफ द रोप। अब ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा D में लिख रहा हूं कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, जो सिंपली लोड अपॉन एरिया होता है। लेकिन यहाँ पर दो लोड की बात कर रहे हैं तो इसलिए दोनों लोड ऐड हो जाएगा P + W अपॉन A। इस तरीके से ये हो जाता है। और यहां पर फिर से एरिया वो मेटलिक एरिया ऑफ रोप है जो हम 0.4 DR स्क्वायर लेंगे, है ना, किसी भी न्यूमेरिकल में। तो ये आपका आ जाता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट में अब आते हैं एडिशनल स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ रोप। अब जैसे ही हम सबसे पहले वायर रोप को अगर हम इसका देखें, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है,
तो ये वायर रोप है, इसमें एक लोड लगा दिया जाता है और ये लोड को आप हट तो जैसे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो जैसे हम के वायर रोप में लोड को लगा दिया जाता है और इस लोड को लिफ्ट किया जाता है ना, ऊपर में, तो देखेंगे कि आप एक स्पीड से ये ऊपर जाता है ना, एक एक्सेलरेट होता है। लेकिन लोड का जो डायरेक्शन है, आपको मालूम है कोई भी लोड अगर आप लटकाएं तो लोड का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स ग्राउंड होता है, क्योंकि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और लोड का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ रहता है। लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी हम उसको एक्सेलरेट करते हुए ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसके कारण कुछ एडिशनल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं। तो इसलिए आपको जिस एक्सेलरेशन से आप इस लोड को ऊपर ले जा रहे हैं और जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो जो ग्राउंड की तरफ लग रहा है, वो दोनों को रिलेट करते हुए आपको एक एडिशनल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी और उस एडिशनल स्ट्रेस वो एडिशनल लोड के कारण मिलेगी, जिसको हम PA बोल रहे हैं। ये एडिशनल लोड है, तो इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है P + W/G × A, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम जानते हैं हमेशा 9.81 होता है। और ये एक्सेलरेशन ये आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा या बताया रहेगा कि जिस एक्सेलरेशन से आप इसको ऊपर ले आ रहे हैं उस कारण से एडिशनल लोड रोप में जनरेट होगा, और इस एडिशनल लोड के कारण जो एडिशनल स्ट्रेस होगा उसको हम फिर से लिखेंगे सिग्मा ए, या एडिशनल स्ट्रेस है जो कि होता है एडिशनल लोड अपॉन एरिया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये 3 टाइप के स्ट्रेस आपको देखने मिलेंगे। एक, जब भी रोप आपका शीप के ऊपर से जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस और ये बेंडिंग लोड है। एरिया की जो बात जहां करीबी आएगी, हर स्ट्रेस में आपको दिख रहा है एरिया आ रहा है, जब भी एरिया आएगा हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0.4 डायमीटर ऑफ रोप का स्क्वायर करके टर्म्स में लेंगे, है ना। दूसरा आपका है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि लोड और वेट ऑफ रोप के कारण आता है। यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है जो होता है लोड अपॉन एरिया। और तीसरा आपका, जब भी हम लोड और वेट के साथ हम इसको एक्सेलरेट करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमको जो एक फॉर्मूला मिलेगा, एडिशनल लोड मिलेगा, वो आपका हो जाएगा P + W/G × A, और उसके कारण जो एडिशनल स्ट्रेस जनरेट होगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा के। इस तरीके से आपके ये 3 लोड आते हैं और ये 3 स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं किसी भी जनरल रोप ड्राइव में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।